रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार मानसून में हमारे बड़े बड़े शहर डूब क्यों जाते हैं? आज हम आपको इसकी वजह बताने वाले हैं। आज हम आपको देश की कुछ स्मार्ट सिटीज के दृश्य भी दिखाएंगे। ये शहर मूसलाधार बारिश के बाद कितने स्मार्ट रह जाते हैं, कैसे सिस्टम पर सैलाब भारी पड़ जाता है, इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। देश की सियासत में आज इस मुद्दे पर जमकर उबाल दिखा, लेकिन संविधान की सियासत के मायने क्या हैं, ये खबर हम आपको बताएंगे। तो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में यही सवाल है कि हर बार बारिश और बाढ़ में हमारे बड़े बड़े शहर क्यों डूब जाते हैं। हो सकता है आपके शहर में भी बारिश में पानी भरता हो। क्यों सालों से हमारा शहरी सिस्टम हर बार सैलाब के आगे तैरने लगता है? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बारिश बाढ़ की मार से लाचार कुछ स्मार्ट शहरों की तस्वीरें आपको दिखला देते हैं। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। साल 2015 में आज ही के दिन ये मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन क्या इस मिशन से शहरों की सूरत बदल पाई है? वो आप तस्वीरों में देखिए जरा। देश की स्मार्ट सिटीज में से एक गुजरात की सूरत की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने इस शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। घरों के अंदर भी बाढ़ की लहरें घूम रही है। गाड़ियां कई कई फीट तक पानी में डूबी है। ऐसा लग रहा है मानो नदियों के ऊपर शहर बसाया गया हो। यह हालात देश की स्मार्ट सिटीज के हैं। सूरत अकेला शहर या स्मार्ट सिटी नहीं है जहां ऐसे हालात हैं। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर भी कुछ यही कहानी बयां कर रही है। नासिक में भी बारिश और बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी की लहरें उफान पर है। नदी से सटे इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। मुंबई की बात करें तो यहां हर बार यही कहानी है। हर मानसून में यह शहर डूबने लगता है। ये तस्वीरें भले ही 16 जून की है, लेकिन हर बार बारिश के मौसम में शहर का यही हाल होता है। भारी बारिश हुई नहीं कि शहर के पूरे सीवरेज सिस्टम की सांस फूल जाती है। मुंबई मानसून के दौरान टापू में तब्दील हो जाती है। इतने सालों से शहर के ऐसे हालात हैं, लेकिन इसमें सुधार के कोई कदम नहीं उठाए जा सके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। यहाँ भी देश के उन शहरों में ये सिटी शुमार है जो हर बार बारिश की मार झेलता है। दिल्ली की सड़कों पर हर बार पानी भरता है। घंटों तक लोगों को बाढ़ में डूबी सड़कों पर ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। यहाँ सरकार तो बदल चुकी है, लेकिन शहर की तस्वीर अब भी जस की तस है। इससे आगे बढ़े तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर जाना जाता है। हर साल यहाँ हजारों लाखों विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बारिश के आगे ये वर्ल्ड क्लास सिटी भी पानी मांग रही है। तो देश के शहरों की हालत पर हमने एक गाने के बोल लेकर पोस्टर तैयार किया है। इसके शब्द हैं, डूबा डूबा रहता हूं। ये लाइन हमारे शहरों के सिस्टम पर बिल्कुल फिट भी बैठती है, क्योंकि हर बार मॉनसून के सीजन में हमारे शहर डूबे डूबे ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ भारी बारिश ही जिम्मेदार है, या इन शहरों को बसाने की हमारी प्लानिंग भी सिस्टम को हर बार सैलाब में डुबो देती है? ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है।
सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि मैदान और शहरों में भी सैलाब की मार है। सूरत और नासिक की तस्वीरें देश देख रहा है। इससे पहले मुंबई और दिल्ली जैसे देश के बड़े शहरों का भी यही हाल था। भारी बारिश के बाद ये शहर बाढ़ में डूबे थे। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? हर बार दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे राज्यों और बड़े बड़े शहरों में मॉनसून के दौरान ऐसे ही दृश्य दिखते हैं। सही बात है, बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हम अपने शहरों को हर बार बाढ़ में डूबने से बचा नहीं पाते? अलग अलग रिपोर्ट्स और टाउन प्लानर्स इसकी जो वजह मानते हैं। इसके मुताबिक शहरों के बाढ़ में डूबने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी के हिसाब से योजनाएं तैयार न करना है। दरअसल शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से शहरों का ग्रीन एरिया घट रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और बारिश के पानी का रिसाव कम हो रहा है। नतीजा बाढ़ की शक्ल में सामने आ रहा है। राजस्थान में मौसम लोगों पर खासा मेहरबान है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है, चौराहे के हर तरफ जो है 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये जल भराव की वजह से इसमें पानी चला गया है, ये गाड़ी खराब हो गई है। और ये बाईं तरफ देखिए एक और गाड़ी है जो कि पानी की वजह से जो है वो आगे बढ़ने में इसको दिक्कत हो रही है। शहरों में बढ़ती आबादी के लिए घर और दूसरी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। नतीजा प्राकृतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदी नालों के ऊपर अतिक्रमण बढ़ रहा है और शहर बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जो ड्रेनेज चैनल, नेचुरल ड्रेनेज चैनल होती थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है और ड्रेनेज को जगह नहीं मिल रही है, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी तो कहीं ना कहीं फैलेगा, तो वो सड़कों पे फैल रहा है या ओपन स्पेसेस में फैल रहा है, कॉलोनीज में फैलता है। इसके अलावा कुछ और वजह भी हैं जिसके चलते हम अपनी शहरी सिस्टम को सैलाब में डूबने से नहीं बचा पाते। एक्सपर्ट मानते हैं कि दिल्ली और मुंबई के हर बार बाढ़ में डूबने की वजह यहाँ का खराब सीवरेज सिस्टम है। ये सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और इन शहरों की बढ़ती आबादी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए आईआईटी की तरफ से एक ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत दिल्ली की सड़कों और गलियों में होने वाले जलभराव की निकासी के लिए उपाय सुझाए गए थे, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। मुंबई में भी अंग्रेजों के जमाने का सीवरेज सिस्टम चला आ रहा है। बीएमसी सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक है, लेकिन इसके सुधार की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसे 1911 में दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी और आज पॉपुलेशन है 200 लाख। दिल्ली की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 100 गुना बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज पे इन्वेस्टमेंट, ड्रेनेज के प्लान्स हमारे वही चल रहे हैं। मैंने देखा हैदराबाद में, मुंबई में और सूरत में, जहाँ पे ये ड्रेनेज की समस्या हम फेस कर रहे हैं, सब जगह यही है कि ड्रेनेज के प्लान आउटडेटेड हैं। साफ है कि हमें बढ़ती आबादी के हिसाब से अपने शहरों का सिस्टम सुधारना होगा। इसके साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी ताकि गंभीरता के साथ सैलाब में डूबने वाले सिस्टम को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अब शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए स्पंज सिटी की चर्चा चल रही है। क्या आप जानते हैं स्पंज सिटी क्या है? ये मॉडल कैसे शहरों को बाढ़ से बचाने में मददगार साबित हो सकता है, हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पंज यानी फोम अपने आसपास के पानी को सोख लेता है। कुछ ऐसा ही शहरों में किया जाए जिससे पानी को सूख लिया जाए। ये कैसे होगा? इसका मतलब है कि तेज या ज्यादा बारिश के बाद इकट्ठे होने वाले पानी को एक जगह जमा किया जाएगा। इसके बाद स्पंज की तरह पानी को अब्सॉर्ब किया जाएगा। उससे या तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी या फिर पानी को किसी और दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए रिचार्ज शाफ्ट या तालाब और गड्ढे बनाए जाएंगे जिनमें बारिश के पानी को जमा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अपने सीवरेज सिस्टम को सुधारने और आबादी के हिसाब से संसाधन तैयार करने के भी विकल्प हैं, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बारिश और बाढ़ सिर्फ कुदरती समस्या नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव देश की आर्थिक सेहत पर भी पड़ता है।
भारत की बात के डेटा टैबलेट के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। हर साल बारिश बाढ़ की वजह से देश को 5,800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 75 लाख हेक्टेयर भूमि सैलाब से प्रभावित होती है। 1500 लोगों की बारिश बाढ़ की मार से जान चली जाती है। इसके अलावा फसलों, घरों और सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का आंकड़ा करीब 1,805 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने शहरों को बारिश और बाढ़ से बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो ज्यादातर लोगों का इस खबर पर कहना है कि मॉनसून की पहली बारिश में ही ये साफ हो जाता है कि स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट कुछ भी नहीं। हमें फ्लाईओवर से ज्यादा अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है ताकि हर बार ऐसी तस्वीरें हमें ना देखनी पड़े। आइए बढ़ते आगे अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। हमारी इस खबर के केंद्र में है आपातकाल, जिस पर आज दिन भर सियासी उबाल रहा। 25 जून 1975 को आज ही के दिन देश में आपातकाल लगा था। आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी ने जगह जगह संविधान हत्या दिवस को लेकर कार्यक्रम किए। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संविधान हत्या दिवस मनाते हुए राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा था, कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50वां वर्ष। पोस्टर में संविधान भी दिख रहा है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कई पोस्टर लगाए। किसी में नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर लगाई गई तो किसी में गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर थी। हर पोस्टर में लिखा था आपातकाल के 50 साल। इस पूरे मामले पर आज दिन भर सियासत होती रही और दिन भर कुछ शब्द बार बार सुने गए, जैसे आपातकाल, 50वां वर्ष, अघोषित आपातकाल, संविधान की हत्या, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तानाशाही मानसिकता, सत्ता की भूख, काला अध्याय। तो ये कुछ शब्द हैं जो आज दिन भर ट्रेंड होते रहे। आपातकाल के 50 साल पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। तो कांग्रेस ने कहा कि देश में बीते 11 सालों से अघोषित आपातकाल चल रहा है। बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल होने पर इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाकर कांग्रेस को घेरा। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी और झूठ को छिपाने के लिए ये नाटक कर रही है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि 25 जून 1975 को आपातकाल के समय संविधान की भावना का हनन हुआ था। कांग्रेस ने इस पर कहा कि संविधान तो आज बीजेपी की वजह से संकट में है। बीजेपी ने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार किया था। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बीजेपी का आजादी और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पोस्ट की। पीएम मोदी की ओर से लिखा गया, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करते हैं। 25 जून 1975 को मौलिक अधिकारों को रौंदा गया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया था। आपातकाल पर कैसी सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के इन्हीं शब्दों के साथ देश में आपातकाल लग गया था, जब करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। उसी इतिहास को याद दिलाकर आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पच्चीस जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आज बीजेपी ने जगह जगह कार्यक्रम किए।
पार्टी ने जिला स्तर पर भी संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला पहले ही कर दिया था। बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर सवाल दागे गए। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वो संविधान की बात कर रहे हैं। आज बीजेपी राज्य में अघोषित आपातकाल लागू है। संविधान आज बीजेपी की वजह से संकट में है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई। इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? केवल और केवल आपके परिवार के महत्वाकांक्षा के कारण इमरजेंसी लगी थी। सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज मोदी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पास किया। इसमें कहा गया है, आपातकाल के समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी। युवाओं को आपातकाल के बारे में बताना जरूरी है। उस समय घोषित इमरजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आज आरएसएस ने भी 25 जून 1975 के दिन का जिक्र किया। देश के इतिहास में जिस एक काला अध्याय के दौरान घोर दमन और अत्याचार हुए, जिस प्रकार अपने देश की व्यवस्था, पुलिस के, सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसे बर्बरता दिखा सकते हैं, इसका एक अनुभव आपातकाल में हुआ। बीजेपी कह रही है कि देश की नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार ने कैसे लोगों के अधिकार छीन लिए थे। और कांग्रेस यहाँ कह रही है कि पुरानी बात छोड़िए, देश में इस वक्त लगे अघोषित आपातकाल की बात करिए, जिसमें हर रोज लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। आपने रैलियों में, जनसभाओं में राहुल गांधी को हाथ में संविधान की कॉपी लिए देखा होगा। संसद में भी राहुल गांधी कई बार प्रियंका के साथ लाल रंग की संविधान की कॉपी लिए हुए नजर आए हैं। संविधान की लाल रंग की कॉपी लेकर दोनों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कई बार आवाज उठाई है। इसके अलावा केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी जब लोकसभा पहुंची थी तो उन्होंने भी संसद में शपथ लेते हुए राहुल की ही तरह हाथ में संविधान की कॉपी ली हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ नैरेटिव खड़ा कर रही है। आपातकाल और संविधान को लेकर आज पक्ष और विपक्ष के बीच हुई जुबानी जंग का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, किसी नियम को नहीं पालन करती है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए अघोषित आपातकाल। अगर जरा सी भी नैतिकता श्रीमान खड़गे में होती तो आज पहले वे आपातकाल के पाप पर कान पकड़कर माफी मांगते। आज काला अध्याय का दिन, लोकतंत्र की हत्या का दिन, इस दिन को देश की जनता को याद रखना चाहिए। देश में जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर किस प्रकार से पिछले 10 साल से रोक लगी है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक के पहले देखे और फिर इमरजेंसी पे वो अपने कमेंट दें। उन्होंने आपातकाल लगाया अपनी कुर्सी बचाने के लिए और
हम लोगों के परिवारों को तंग किया गया, हमें यातना दी गई, पिटाई की गई। 1.5 लाख के करीब लोग जेलों में। तो इसी के साथ भारत की बात पे फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।